विफल हो गया, अथाह पैसा लग गया, बड़े उद्योग में बहुत पैसा लग जाता है। यही कारण था कि उस समय तत्कालिक बिहार के बोकारो में इस प्लांट को नहीं लगाया गया। बोकारो में प्लांट लगाया गया, पैसा ही नहीं बचा हमारे पास प्लांट लगाने का। भारी उद्योग में बहुत पैसे लगते हैं यहाँ पे। सबसे बड़ा तो उसमें हो जाता है जमीन खरीदने के लिए। अभी बिहार में जमीन खरीदने का वो चीजें ना काफी चेंज की गई हैं, तो आपको अब थोड़ी सी जमीन के लफड़े कम मिलेंगे। ऑनलाइन कर दिया गया है कि आप जमीन का जो कुछ करना है क्या कीजिएगा, ऑनलाइन। ऑनलाइन सही रहता है, कौन किसको बेचा कौन किसको खरीदा है। ऑफलाइन में थोड़ा सा क्या होता है, धांधली होता है। अब पैसा कमाने के लिए सरकारी कर्मचारी आपका नाम गलत कर देगा और वो सब का आपको पता ही नहीं चल पाता है कि कितना बड़ा करप्शन का एक हिस्सा है आप लोग का एजुकेशन सिस्टम। कि आपके स्कूल से हेडमास्टर जो है आपके स्कूल का, अब मास्टर आपका नाम लिखने नहीं आता है उसको, आपका मार्कशीट में नाम घस देगा गलत और फिर भेजेगा पटना, और वहां सेटिंग रहेगा 4,000 से 5,000 रुपये यहाँ लगेगा, आधा पहुंच जाएगा आपके कॉलेज। जहां से नाश के भेजा गया है यहाँ सुधारने आइएगा, वहां हो गया। समझ में आया कि नहीं आ गया? आप में से बहुत सारे बच्चों का कुछ ना कुछ गड़बड़ किया होगा, किया है कि नहीं किया? हम जब मैट्रिक में पढ़ते थे ना, मैट्रिक में तो जब गए तो नाम पूछा, नाम भरने के लिए, तो हम देखे कि सोचा तो नहीं, ये मास्टर साहब नाम पूछ रहे हैं और नाम भर रहे हैं। इसे नाम भर दिया, पिता का नाम भर दिए, माता का नाम भर दिए, हम अपना पर्ची लिख के दिए, इसमें से छाप लीजिए, इसमें देख के। समझ में आ गया कि नहीं गया? और गुस्सिया गए हमारे ऊपर कि तुमको क्या लगता है कि हम गलत लिखेंगे? हम कहे सर लगता नहीं है सर, पूर्ण विश्वास है। मार के भगा दिए। मैट्रिक में तो हम लोग छोट छोट रहता नहीं, धाए दे मास्टर मार देते हैं लोग यहाँ पर, मार के क्या कर दिए, भगा दिए यहाँ पे। अब क्या कर सकता है आदमी, यहाँ पर पिटा के चला है आदमी। लेकिन हम तो बोल दिए थे कि तुम गलती करेगा यहाँ पे, और बाद वो गलती कर दिया, वो बाद वो गलती कर दिया यहाँ पे। तो ये बड़ा उटपटांग चीज रहते हैं सब। तो भारी उद्योग का हो गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि को भी शामिल किया गया और उद्योग को भी, कृषि और प्लस उद्योग। मुख्य ध्यान दिया गया स्थिरता पर। किस पर? स्थिरता पर। स्थिरता, अर्थव्यवस्था में स्थिरता है, लोगों को रोजगार भी मिले और भूखमरी भी न रहे। कि किसी एक चीज पे तो ध्यान सिंगल नहीं कर सकते यहाँ पर, तो स्थिरता पर पूरा क्या किया गया, ध्यान दिया गया। आगे बढ़ जाए। मेरे मम्मी पापा का नाम गलत कर दिया, हाँ होता है, सब बहुत गलत होता है। सरकार को कुछ फर्क पड़ता है? बहुत लंबा दौड़ाता है यहाँ पे। होता है, हम लोग में भी सब गड़बड़ किया था सर। जिस स्कूल से ये होगा, अगर किसी विद्यालय से 5 से ज्यादा विद्यार्थियों का अगर नाम गड़बड़ हुआ, प्रिंसिपल सस्पेंड। नहीं समझे? इतना विद्यार्थी हमारे यहां पढ़ता है, आई कार्ड बनता है तो राइटिंग भले खराब होगा क्योंकि इतना ज्यादा धर भर के दिया जाता है, लेकिन सबका दे दिया जाता है कि नहीं? जबकि हमको पता है कि आपके जो आई कार्ड बन रहा है उसमें 2 अक्षर गलती हो रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस आई कार्ड की लाइफ टाइम वैलिडिटी थोड़ी है, आपका कोर्स खत्म, लेकिन उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, सावधानी से बरतते हैं। शायद आप में से 2-4 टोका ऐसा होगा जिसमें गड़बड़ हो गया होगा, किसी में बड़ी तो कभी छोटी, यही सब तो गड़बड़ होता होगा यहाँ पर, और तो ज्यादा चेंजिंग नहीं होता होगा। लेकिन ये काज ने कैसे भरता है ऐसा कि पूरा नाश देता है सब। खैर वो सब बर्बाद करने के लिए रखा ही गया है व्यवस्था कोई लोग को। आगे बढ़े तो स्थिरता को दिया गया है इसमें, लेकिन इस पंचवर्षीय योजना में हाँ चौथा में भी स्थिरता को दिया गया, तीसरा में भी स्थिरता को। कुछ चीजें जो हमेशा चाहिए होंगी, स्थिरता किसी भी इकोनॉमी में चाहिए, लेकिन सबसे बदनसीब योजना कौन सी थी? तीसरी। शुरू होता है 61 में, अब 62 में चाइना हमला कर देता है हम लोग के ऊपर और बहुत बुरी तरह भारत को हराता है। और इस हार के पीछे कारण थे कि कृष्णा मेनन रक्षा मंत्री और ब्रिजमोहन कौल जो नेहरू के बड़े करीबी थे, सेना को उस समय वही देख रहे थे। तो ये 2 लोगों को कोई आइडिया ही नहीं था और चाइना को हल्का में ले लिए। जवाहरलाल नेहरू को लगा कि एयरफोर्स की परमिशन क्यों दे लड़ने के लिए, तो भारतीय वायुसेना को ऑर्डर ही नहीं दिया गया कि आप जाके लड़ाई लड़िए वहां पर। और चाइना ने लद्दाख का एरिया क्या कर दिया, कब्जा कर लिया था यहाँ पर। तो इसमें ना सबसे करमखोर योजना कौन सी थी?
तीसरी। 62 में किससे युद्ध हो गया? हाँ, साइनो इंडिया वॉर। साइनो इंडिया वॉर, साइनो चाइनीज को साइनो कहा जाता है। अब इसके बाद ना चाइना ने कहा कि जैसे हम हमला करेंगे, उसने पाकिस्तान को कहा कि तुम भी हमला कर देना, जैसे हम हमला करेंगे तुम भी हमला कर दो। लेकिन पाकिस्तान डरा गया। पाकिस्तान क्या हो गया? डर गया, हमले नहीं किया, डर के मारे हमला नहीं किया। भारत ने कहा कि चाइना तो खैर शक्तिशाली है, उधर पहाड़ का एरिया है, हम नहीं उधर नहीं जा पाए, लेकिन तुम अगर हमला किएगा ना खा जाएंगे तुमको। तो पाकिस्तान डर गया। लेकिन फिर चाइना उसको गरियाया, चट्टा कहीं का, हम लोगों का प्लान क्या था साथे लड़ने के लिए, हम लड़ लिए, तुम हमला नहीं किया। कहा कि महाराज हम डरा गए थे। कहा कि चल फिर हमला कर। तो 65 में कौन हमला किया? 65 में हमला कौन किया? पाकिस्तान। इंडो पाक युद्ध कब हुआ? 1965। 1965। किसी को दिक्कत? इंडो पाक युद्ध 1965। ये युद्ध का भी कोई नतीजा नहीं हुआ। हालांकि ये युद्ध देखेंगे तो फाइनेंशियली हम लोग को भारी पड़ गया था, क्योंकि हम लोग के ज्यादा सैनिक शहीद हुए थे, हमारा ज्यादा खर्च हुआ था और हमने ज्यादा जमीन भी कब्जा किया था। लेकिन ताशकंद समझौते के कारण हमें वो सारा एरिया वापस करना पड़ा। तो इतना लड़ भड़ के कब्जा किया, फिर वापस करना पड़ा, तो क्या हो गया? अल्टीमेटली लॉस ही लग गया यहाँ पर। तो भारत को ये वाला बड़ा भुगतना पड़ा। और तब तक ना भारत में मौसमों चौपट हो गया। 1965 में क्या पड़ गया? सूखा पड़ गया। क्या पड़ गया? है 66 हल्ला करता है। 65 से 66 3 साल तक कंटिन्यू सूखा पड़ा था यहाँ पर। सूखा कोई कोरोना की तरह है क्या कि चल जाएगा एक साल में? युद्ध चल रहा था, उसी समय सूखा पड़ा हुआ था। यही कारण था कि युद्ध के दौरान भी लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था जय जवान जय किसान। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? साथ ही चल रहा था। 65 से 66 कंटिन्यू सूखा पड़ गया था। अब अनाज खत्म है यहाँ पे भारत में, और उसमें क्या कर दिया था? युद्ध कर दिया। कम झेले हैं हम लोग, बहुत बहुत झेल के बैठे हैं हम लोग यहाँ पर। देश को समझे में नहीं आ रहा था। अब पाकिस्तान वालों को क्या था? केवल युद्ध ही करना था। उन सौ का एक अलग मेंटेलिटी होता है यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उनकी मेंटेलिटी अलग हो जाती है यहाँ पे। अभी मतलब एक पानी रोका गया ना हम लोग के यहाँ से, रावी नदी में यहाँ पर, तो वहां पे उन लोगों का कहना है कि रावी नदी का पानी भारत नहीं रोक पाएगा, क्योंकि फरिश्ते किसका साथ दे रहे हैं? पाकिस्तान। नहीं समझे? फरिश्ते सबसे ज्यादा अगर पीटेंगे किसी को ना, पाकिस्तान। हाँ, 4 को देश देखिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया। ये 3, सीरिया देख रहे हैं, ये 3 मुख्य देश देखिए। सीरिया, इराक, अभी तो इराक भी हो गया। सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये 4 देश मिलकर पूरे इस्लाम धर्म को बदनाम कर दिया, बर्बाद कर दिया कि नहीं? सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया, स्थिर है कि नहीं है? कोई दिक्कत है उधर? मलेशिया स्थिर है। लेकिन इस सबको एकदम अच्छा, इन 4 का उद्देश्य क्या है? दुनिया में इनको बस 3 गो समस्या दिखता है। एगो इनको दिखेंगे फिलिस्तीन, कश्मीर और रोहिंग्या। बाकी दुनिया में इनके लिए लगता है कुछ है ये नहीं है। इनके पास अपना कुछ नहीं है। ये अपना वजूद बनाने के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं कि हमारा मतलब क्या है, वैल्यू बना रहे हैं। आप छोड़िए इन सबको। लड़ाई लग गया यहाँ पे 65 में, ताशकंद समझौता हुआ, वापस आए लोग युद्ध में, और युद्ध में ही उलझता रह गया। और हम लोग क्या हो गए? आगे बढ़ते रहे। युद्ध को क्या किया हम लोग? इग्नोर किया। आज भी हम लोग के ऊपर दोनों ओर से संकट है, इधर से पाकिस्तान है और उधर से चाइना है। फिर भी हम लोग ध्यान किस पे दिए हैं? इकोनॉमी पे दिए हैं। अपनी इकोनॉमी पे दिए हैं कि नहीं ध्यान दिया? चाइना की इकोनॉमी हम लोग ध्वस्त कर देंगे। रीजन समझिए, चाइना को पता नहीं किसने दिमाग दिया, बकलोलवा को समझे में नहीं आ रहा है। चाइना फेमस क्यों है? प्रोडक्शन के लिए। उसके यहाँ कोई भी चीज क्या प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन कब हो सकता है? जब आपके पास लेबर रहेंगे तब। और लेबर ज्यादा रहना चाहिए, तभी लेबर सस्ता रहेगा। लेबर जहां कम हुआ तो लेबर महंगा होगा। तो चाइना की इकोनॉमी टिकी हुई है सस्ता लेबर। सस्ता लेबर है तभी तो प्रोडक्शन हो रहा है। और वो बैला को कोनो सिखा दिया कि जनसंख्या कंट्रोल करो। अरे बकलुलवा, तुम्हारी पूरी देश टिकी हुई है सस्ता लेबर पे। सस्ता लेबर तभी होगा जब जनसंख्या ज्यादा रहेगी, और उसने जनसंख्या पे रोक लगा दिया। खाली बूढ़ा बूढ़ा आदमी बचा वहां, सब आदमी वहां भाग रहा है। तब का गलती हो गया, गलती हो गया, गलती हो गई। लो अब 2 लड़के वहां हो सकते हैं, 2 बच्चे, लड़का या लड़की।
चाइना में ना आदमी भोदा होता है, लड़कियां वहां जितने बड़े बड़े बिजनेस है ना सबको कौन संभाल रही है? सब फीमेल। प्रोडक्शन लाइन संभाल रही है लड़कियां, सेल्स वाला संभाल रहे हैं सब पुरुष। सब फैक्ट्री में क्या बना ये उसकी पत्नी की जिम्मेदारी है, बिका या नहीं बिका पति की जिम्मेदारी। कितना अच्छा उनका कम्युनिकेशन है, फैक्ट्री उनके घर की तरह होता है, सब पता है कहाँ क्या चीज का प्रोडक्शन हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बना दी। और पुरुषों को बाहर ठीक लगता है, उनको संपर्क ज्यादा रहता है, तो जो बेच के आओ, ऑस्ट्रेलिया बेच, श्रीलंका तक बेच के आओ, यहाँ पर नहीं समझ में आया तो उनका यहाँ प्रोडक्शन लाइन ठीक है। लेकिन गड़बड़ बस वही है कि सस्ता श्रम अब वहां बचा नहीं है। और दूसरा चाइना को ये लगा था ना कि हम कर्जा दे देंगे पूरी दुनिया को और उसके बाद पूरी दुनिया पे धौस जमाएंगे। जो जो चाइना से कर्जा लिया कहा कि अब हमारे पास चुकाने को पैसा नहीं है, अब जो करना है कर लीजिए। ले श्रीलंका कहा कि जो करना है कर लीजिए। अभी मालदीव ढेर दे रही उतरा रहा है, मालदीव यहाँ पे यो डूबेगा। मालदीव से तनी दूर है, मिनी का है, वहां पे अगर पानी में हम लोग समुद्र में परीक्षण करेंगे ना परमाणु बम का, तो मालदीव में सुनामी आ जाएगा। एक था मालदीव, कहां गया उसे ढूंढो। आगे बढ़ जाए तो कौन योजना चौपट हो गई? तीसरी, सबसे बर्बाद योजना तीसरी। और इस योजना में इतना ना पैसा लॉस हुआ, ये सब हुआ इस योजना में कि पैसा ही नहीं बचा हमारे लिए कि योजना बनाए। तो हम लोगों ने छुट्टी ले लिया, योजना अवकाश। क्या लिया? योजना अवकाश, प्लान हॉलीडे, अवकाश। इसे क्या कहा गया? प्लान हॉलीडे, प्लान हॉलीडे, प्लान हॉलीडे कहा गया। कब से कब तक प्लान हॉलीडे रखा गया? 1966 से 69, 3 साल का क्या रखा गया? प्लान हॉलीडे, प्लान हॉलीडे। लेकिन इसी प्लान हॉलीडे में हम लोग छुट्टी नहीं मना रहे थे, हम लोग कर रहे थे हरित क्रांति। क्या कर रहे थे? हरित। तो हरित क्रांति तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतिम समय में या प्लान हॉलीडे के दौरान चल रही थी। क्या चीज? ग्रीन रिवॉल्यूशन। क्या चीज? ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति। क्या चल रहा था? तो हो रहेगा ना, हरित क्रांति, हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन। क्या चल रहा था? ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब ध्यान से समझिए, मैक्सिको में जन्म लिए नॉर्मन बोरलॉग, बट वो अमेरिका में जाके सेटल्ड हो गया। तो उनके पास नागरिकता कहाँ की? अमेरिका की। जन्म लेने से अब क्या करिएगा जब नागरिकता वहां ले ली। तो नॉर्मन बोरलॉग ने देखा कि खेती जो है ना, वो तो जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, और जनसंख्या जब बढ़ती है तो उनको बसाने के लिए खेती वाले जमीन को नष्ट करना होता है यहाँ पे। तो नॉर्मन बोरलॉग ने देखा कि जो फसलें हैं उसमें क्या है ना कि उत्पादन कम हो रहा है। उत्पादन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, जमीन तो हम बढ़ा नहीं सकते हैं, जो पेड़ पौधों की नस्ल है इस नस्ल को ही चेंज कर दे, जिससे कि इसमें उत्पादन जो हो वो ज्यादा हो और क्वालिटी भी बेहतर हो। जैसे आप अपने यहाँ गुलाब का पौधा लगाइएगा, 5 गो गुलाब निकलेगा, होगा छितर आकर रद्द हो जाएगा, जा सुझा तू नहीं, बनल रिश्ता बिगड़ जाएगा, दे दीजिएगा तू। देखला के बताएगा कोई इसको पहले यूज किया है, कहा नहीं जी पेड़ में पेंशन हो गया था, नहीं समझा। तो नॉर्मन बोरलॉग ने कहा कि तो चौपट नस्ल हो जो भी, इन सबको क्या करो? साइट करो, उन्नत नस्ल का क्या करो? विकास करो। हर चीज में उन्नत नस्ल का विकास करो। आई जो नहीं बाजार में गुलाब बेचता है सब, हाँ हाइब्रिड रहता है, भले महके चाहे ना महके, महकता ही नहीं है, स्मेल नहीं करता है दिखने में, लेकिन बड़ी सुंदर बना देता है उसको, बना देता है कि नहीं। गिफ्ट उट में आदमी बुके बना के दे देता है, बुके में जाता कौन चीज? थर्माकोल लेता है आदमी एगो, अरे एगो इसे थर्माकोल नहीं होता है, तो एगो थर्माकोल लिया है गान, आज मैं इसे फूल कोच दिया, एगो चिमकीली लेके इसे साट दिया, लीजिए ना हो गया। कोनो काम का नहीं हूं, सुबेरे मुरझा जाएगा वो, नहीं समझे। ये भारत सरकार को ना इसे राष्ट्रीय इसे घोषित कर देना चाहिए ताकि गरीब आदमी को दिक्कत ना हो।
पता है गरीब इंसान ना आधे शादी ब्याह में जाता ही नहीं है, 2 रीजन से। एगो तो उसके पास खुद का पहनने का उतना अच्छा कपड़ा नहीं रहता है कि लोग टोक देंगे वो भी हवा में ये पहने था, और दूसरा कि गिफ्टों देने के लिए नहीं रहता है। समझ में? अच्छा, भारत में एक और चीज गड़बड़ दिखेगा, शादी ब्याह में ना गिफ्ट आता भी है और गिफ्ट जाता भी। तो किसी क्या रहेगा, खूब सारा कपड़े आएंगे यहाँ पर, फिर वो बांटते हैं लोग, फूफा को, ये बुआ को। देखिएगा जो बहुत अच्छा कपड़ा रहेगा ना वो अमीर के यहाँ दिया जाएगा, और जो एकदम कोई बेचारा गरीब आदमी दे दिया होगा एकदम अजब टाइप का, और थमाइयो दिया जाएगा अजब आदमी को, जबकि उल्टा है। नहीं समझ रहे हैं? वो अछक्का किसको देना चाहिए था? गरीब। पता नहीं कौन सिस्टम बनाया ये भारत का, गड़बड़ हो गया यहाँ पर, पहले से बन गया। वहां पे हम लोग उस समय थे नहीं तो इसका विरोध किए रहते हम लोग। सच में हम अभी भी होता है, हम लोग कहीं भी जाएंगे गुलदस्ता लेके चल दिए, बढ़िया है भैया, आप हमें बुलाए हैं ना यहाँ पे, और ये शुरुआत आप लोग को करना, आप लोग भी जाएंगे ये सब चीज को करिएगा। यहाँ पे आपके अगर कोई रिश्तेदार में गरीब हो तो उसे रिस्पेक्ट दीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा। उसको बाकियों की तुलना में ज्यादा, वो बेचारे वो गरीबी सबसे पहले कॉन्फिडेंस छीन लेती है, साइड हो जाता है बेचारा। देखेगा कि टेबल पे बड़ बड़ लोग खा रहे हैं ना तो कहेगा अगली लाइन में हम लगेंगे, हमें बड़ बड़ लोग हैं। बड़ा उटपटांग होता है। शमशान घाट को शहर के साइड में बना दिया, उसी को सबसे बीच में होना चाहिए था, जहां सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ हो, जहां लोगों का आवागमन सबसे ज्यादा हो शहर में, वहीं पे बनाओ एकदम बीचों बीच में। तो एकदम साइड में बना दिए, कोई देखने ही नहीं जाता है। डेली आदमी देखेगा ना तो अपनी हैसियत का पता रहेगा, यहीं आना है हमें। तब यहां हमारा केवल संस्कार काम आएगा, कपड़े लत्ते ये सब काम नहीं आएगा। मुसलमानों ने से भी यही हुआ, कब्रिस्तान बनाया सबसे साइड में। कब्रिस्तान भी कहाँ होना चाहिए? बीच में, ताकि देखते रहो भैया। अब बीच में न हो, हल्ला कर दिए कि यहाँ भूत रहता है ना, ऐसा कौन चीज। मुसलमानों में एक त्योहार होता है शब बारात, उस दिन कब्रिस्तान में ही लोग जाते हैं, रात में ही कब्रिस्तान। शब अभी कुछ दिन पहले बीता है, 1 महीना पहले, दिन में हलवा बनता है, हलवा वगैरह फातिया वगैरह लोग कर देते हैं यहाँ पे। उसमें भी कई ठो हिस्सा वेराइटी है वहां पे भी मुसलमान में। कोई को आदमी फातिया करता है, कोई को नहीं करता है। समझा? अजीब टाइप का। एक हमको घेर लिया, खान सर आप बताइए फातिया करना ठीक है या नहीं है? हम कह ले तरीका, हम क्या कहे इसमें? धर्म के मामले, धर्म प्रेम और राजनीति में कभी सलाह मत दीजिएगा। वो पहले से पसंद करके बैठल है अपन, आपका सुनबे नहीं करेगा। अब हम लोग इसमें क्या सलाह देंगे? यहाँ पर कुछ सलाह नहीं दिया, आदमी चुपचाप बंद के सुन रहा है। दोनों हमको ज्ञान दे रहे थे, लोग समझा रहे, खान सर ऐसे नहीं ऐसे। हम कहा ठीक है आप सही कर रहे हैं, फिर इन के सुनिए सही कर रहे हैं, फिर दोनों लड़ गया था, क्या सही कर रहे हैं, दोनों में आप सही है बोल रहे हैं तो वहां पे ना एक त्योहार होता है ना, उसमें वो रात में जाते ही अपने पूर्वज के जो कब्रिस्तान उसको सजा वजा देते हैं लोग, साफ उफ करके यहाँ पे याद करते हैं लोग कि ये भी थे। समझा? हर साल आता है वहां कबर आता है ना कि किसका कबर है, पता रहता है वहां पे। नाम ऐसे इस्लामिक धर्म के हिसाब से नाम लिखा नहीं जाता है, वैसे ही रख दिया जाता है, अंदाज से किया जाता है। 30-40 साल बाद कबर गायब हो जाता है, गायब इतना बराबर हो जाता है, मिट्टी भरा दी है तो फिर सांकेतिक रूप से ऐसे आदमी कैसे स्मरण कर लेता है? नहीं समझे? सांकेतिक जरूरी है। कभी कभी आप लोग भी जाते रहिएगा शमशान कब्रिस्तान यहाँ पर। अरे दीने में चल जाना लो, रात में तुमको डर लगे तो। हाँ अच्छा, आप लोग को तो नहीं जाने दिया जाता है, लेकिन ये सब चीजें इंसान को अपनी मतलब सबक मिलना चाहिए। यहाँ पे शरीर क्या एकदम नश्वर है एकदम, सब चीज। हाँ बनारस का मणिकर्णिका, हम लोग मणिकर्णिका आप लोग कभी जाए? आज तक चीता वहां शांति नहीं हुआ, जलते 365 दिन 24 घंटा मणिकर्णिका बहुत ज्यादा है वहां पे। आगे बढ़े तो हरित क्रांति को जन्म किसने दिया? नॉर्मन बोरलॉग। कहां के थे? अमेरिका के। फसलों को क्या किया? उन्नत वैरायटी लाया। क्या लाया? उन्नत वैरायटी। उन्नत वैरायटी से फायदा क्या? पैदावार बढ़ गया। पहले गेहूं में 2 3 बाली निकलता था, 5 गो निकलने लगा, एकदम जबरदस्त निकलने लगा। तो उन्होंने क्या किया?
वैरायटी को क्या किया, उन्नत कर दिया। ऐसी वैरायटी लाए जिसमें पैदावार ज्यादा लगे, फसल नाटुर हो। नाटुर नहीं समझते, बंठा, देहात में कहते हैं कि बबुआ ठेमरा गई लो तो एकदम क्या हो, नाटुर हो। जितना नाटुर होगा जल्दी पैदावार दे देगा। समझ आ गया कि नहीं। लंबा पौधा होगा, आधा ऊर्जा अपने शरीर बनाने में खत्म कर दिया। क्या जरूरत है भैया तुमको, जब अगले साल काटिए देना है तो शरीर लेके क्या करोगे तुम, सनी देओल सी बॉडी रे। हाँ अरे ये बताओ, गेहूं दुबले पतला रहा है बट उसमें पैदावार क्या लगना चाहिए, ज्यादा। तो हरित क्रांति किसमें दिया गया, नॉर्मन बोरलॉग। भारत में ये किया स्वामीनाथन, भारत में MS स्वामीनाथन ने किया, और उन्होंने उत्तर प्रदेश के शामली को इसका केंद्र बनाया। और इसका सबसे ज्यादा लाभ उठाया पंजाब, क्योंकि पंजाब के किसानों के पास जमीन बहुत ज्यादा है। जमीन का साइज क्या है, बड़ा है। और हमारे यहाँ के किसानों के पास जमीन का साइज ही बहुत छोटा है। वो लोग खेती करते हैं परिवार चलाने के लिए, ऐसे नहीं होता है यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ये तो वही हो गया कि जैसे कोचिंग और होम ट्यूशन में अंतर है कि नहीं है। होम ट्यूशन में 10 बच्चों 20 बच्चों को बिठा के आदमी पढ़ाएगा, यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं आ गया। HW दिखाओ जी अच्छा आप देखिएगा ना, होम ट्यूशन में भी कई कई ऐसा जगह होता है कि जहां पे उसी मोहल्ले में एक कोई टीचर होते हैं और वो लोग अगल बगल के 10-20 घर से लोग वहां जाके पढ़ते हैं। अब हम लोग जब पढ़ने जाते थे ना बचपन में, तो जो पढ़ाने जो टीचर थी वो जानबूझ के ना 2 घंटा और रोक लेती थी। तुम तो 4 बजे आए हो, 7 बजे जाना। ऐसे घर वालों को लगता था ना कि बहुते पढ़ा रहे हैं। हम लोग एकदम ऊब जाते थे, अरे बाप, मनाते थे कहियो मैडम बीमार पड़ जाए और जिस दिन बीमार पड़ जाती थी, और ये बालक तो ओलंपिक का मेडल मिल गया, अरे भाग यार बीमार पड़े आगे बढ़े। तो स्वामीनाथन ने भारत में क्या चालू किया, हरित क्रांति चालू किया। और उत्तर प्रदेश का शामली को केंद्र बनाया गया। सर्वाधिक लाभ पंजाब को हुआ क्योंकि वहां खेत का साइज बड़ा था। गेहूं के पैदावार में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई, जबकि धान के पैदावार में कोई वृद्धि देखने को नहीं मिली। दलहन क्योंकि ज्यादा समय लेता था, तो हरित क्रांति में कहा ही यही गया था कि कुछ करो, पैदावार बढ़ना चाहिए। तो किसानों ने कहा कि सोचो दाल जो रहेगा 8 महीना रहेगा, तो हम दाल बोबे ना करेंगे, 4-4 महीना के 2 फसल बो देंगे। काहे हम दाल बोएंगे, तो दाल की पैदावार में क्या हो गई, गिरावट आ गई। और जो गिरावट आया कि और रहने लग गया, इसलिए दाल हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ता है विदेश से, इसलिए दाल का रेट क्या हो गया, भाग गया। और गेहूं चावल स्थिर है, गेहूं चावल स्थिर है। तो दलहन की मात्रा बढ़ाने की जरूरत है कि नहीं है। और हमारे यहाँ दाल की तो खपत बहुत ज्यादा है। दाल की खपत दाल में कम, लेकिन इनडायरेक्टली ज्यादा है। पकौड़ी उकौड़ी छानने में, इस सब में दाल का ही तो होता है, चने का ही होगा वहां पे। चना का बेसन का कुछ भी देख लीजिएगा, वो तो दाल ही है ना चने का वहां पे। तो खपत ज्यादा क्या हो गया, बढ़ गया यहाँ पे। और इन्होंने क्या किया, भारत में एस स्वामीनाथन और विदेश में नॉर्मन बोरलॉग, इसे नाम दिया गया हरित क्रांति विलियम गार्ड द्वारा। बाकी इन लोगों ने क्या कहा था कि भैया हम तो हरित क्रांति जो ला रहे हैं उसमें मुख्य उद्देश्य है हाई यील्ड वेराइटी का यूज करना। हाई यील्ड वेराइटी का यूज करना। हाई यील्ड मतलब होता है पैदावार, वेराइटी HYB इसी का उपयोग करना था किसमें, हरित क्रांति में। नॉर्मन बोरलॉग विश्व में, भारत में एस स्वामीनाथन। नामकरण किया विलियम गार्ड। देखिए नामकरण कभी कभी हो जाता है, जैसे आप लोग अपने मम्मी पापा का लड़का, ठीक है, कभी कभी कोई नाम दूसरा आदमी सुझा के चल जाता है, इसका नाम ये रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, नहीं हो गया यहाँ पे। जैसे अगुआ, तुम्हारा बाल बच्चा होगा चट्टान सिंह, नामकरण कौन कर दिए, खान सर। तो नाम हो गया। हमारे पास नाम रखवाने आना लोग, हाँ खूब बढ़िया बढ़िया नाम रखेंगे हम एकदम। नहीं अलग अलग नाम रखेंगे जी, एकदम खतरनाक खतरनाक, देख के एकदम वहां पे लकड़बग्घा, नहीं समझा तो अलग अलग नाम रखेगा आदमी, देख के लोग खुश होगा कि एक जैसा नाम से आदमी उब गया था, नया क्रांति है। हाँ लड़की जब कभी, हाँ लड़की जब करना ही नाम रखो, गुस्सा आ जाएगी। लड़का सबको बोलने में ना हेजिटेशन नहीं रहता है, क्योंकि दिल पे बात नहीं लेते हो। अच्छा इजी नहीं, आप लोग खुद से देखिएगा ना, आपके भाई बहन होंगे ना,
आप अपनी बहन को कोई बात बोलिएगा, डांटिएगा यहाँ पे, अरे वो भाई को बोलिएगा, दोनों को सेम झगड़ा कीजिएगा, भाई वह फिर शाम को आके बोलेगा ए दीदी चाय बना दो, और आपका भाई आपसे दिन भर में 4 बार झगड़ा करेगा, फिर 4 बार बोलेगा आपसे। अब बहन से झगड़ा करेंगे तो नहीं बोलेंगे, हाँ बोल देती है, होता है हम हमारी घर में बहन नहीं तो वो घर बड़ा उटपटांग, इसलिए आप ही लोग से झगड़ा करते रहते हैं। और क्या, हम लोग से पूछते हैं आप स्टूडेंट, हम कभी स्टूडेंट को नहीं बोलते हैं, हमें बहन नहीं थी तो हम आप ही लोग से झगड़ा करते रहते हैं। और बढ़िया भाई वही जो हमेशा झगड़ा करे, हम कभी छोड़े जी आप लोग को पूरा झगड़ा करते रहते हैं यहाँ पे। आप लोग से तो अलग ही बात है आप लोग का, नहीं ये रियलिटी में हम लोग भी जब पढ़ते थे ना तो ये चीज को फील करते थे कि मतलब सेम गलती अगर कोई लड़की करती थी तो कम पीटते थे लोग, और वही गलती हम लोग करते थे ऐसा लगता था इनका खानदानी दुश्मनी हम मार के रद्द कर देते थे। तो हम कहें कि अगर गलती से हम टीचर बन जाएंगे तो ऐसा नहीं, अगर गलती सेम रहेगी तो सजा सेम मिलेगा। हाँ क्यों, आप लोग को पीटने में कभी हम छोड़े हैं? जिस दिन पीटने पे उतरते हैं बराबर पीटते हैं। हाँ नहीं तो अब इतना सिलेबस है कि अब आदमी को पीटने की क्या जरूरत पड़ेगी, आप नौ पढ़िएगा तो ठीक है, नहीं तो किस्मत आपको पीट के रद्द कर देगा। नहीं पढ़िएगा तो किस्मत पीट के क्या कर देगा, रद्द कर देगा। तो हरित क्रांति में किसी को दिक्कत, नॉर्मन बोरलॉग विश्व में, भारत में नामकरण, हाँ विलियम गार्ड। हरित क्रांति में कौन सी बीज की पैदावारी, हाई यील्ड, हाई यील्ड। और तभी से क्या हुआ आप देखिएगा, किसी भी चीज की कई वेराइटीज आ गई सब यहाँ पे, चावल की 50 गो वेराइटी आ गई सब यहाँ पे। अब जैसे बासमती चावल अच्छा है लेकिन उत्पादन उसका बहुत कम होता है, बोइएगा तो उत्पादन पेटे नहीं भरेगा बासमती चावल से, इसलिए वो क्या हो जाता है, कॉस्ट ज्यादा आ जाता है यहाँ बासमती का। और गेहूं की भी अलग अलग वेराइटी है, आप इसका देखिए, सेब का, अमरूद का, अमरूद एक आगो आते हैं कि बीएनआर बोलिए या फिर ताइवान वाला पिंक ताइवानी बोलिए, 2 साल में फसल देने लगेगा। 5 हमारी हाइट का होता है बीएनआर, और एक तो पेड़ में कम से कम 30 से 40 के लिए अटेगा, मेरे बराबर। बोलिए 2024 में, 2026 से फसल लेना चालू कीजिए। 26 पहला फसल थोड़ा सा कम आएगा, तीसरा साल से एक पेड़ में 40 केजी आएगा। वीएनआर वेराइटी का नाम है, वीएनआर हाई यील्ड वेराइटी है, हर चीज की अलग है ना। फिर ताइवानी पिंक बो दीजिए, वो भी 3 साल लेगा। पौधा कहां से मिलेगा, हाँ हो जाएगा यहाँ पे। आप लोग अभी उसका टेंशन, उसी सब पे तो हम आपको कई बार बोले हैं ना कि हम लोग इस पे काम कर रहे हैं किसानों के लिए, सब चीजों पे। तो आपको क्या लग रहा है किस चीज पे काम कर रहे हैं? इसी चीज में हमारे पास भी है भी उसका वेराइटी यहाँ पे, लेकिन अभी उसका कम है, उसको हम लोग स्टॉक पाइलिंग बढ़ा रहे हैं यहाँ पर। जैसे स्टॉक पाइलिंग हो जाएगा सबको वैसे ही क्लास में, जैसे आप लोग को क्लास किया जा रहा है ना, वैसे बैठा के क्लास होगा, कितना बोना है यहाँ पे ले जा। किसान ले जाके जानते हैं क्या करेगा, कैसे नाचेगा, समझिए किसान लोग को लगता है ना नाचेगा कैसे, इसे उसका खेत है ना, कहेगा अरे ठीक है एकदम 1 नंबर है लगा। अरे भाई आपको पता होना चाहिए कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ की दूरी कितनी होनी चाहिए। दूसरा, आपने एक लाइन बना दिया, लाइन 1, एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, उधर का एकदम सटा देगा। अरे क्या जरूरत है सटाने का, इसमें बीमारी आएगा ऑटोमेटिक इस पे चल जाएगा। कोनो कोरोना है तो हम लोग 12 फीट की दूरी पे बैठते थे, कहीं कि ओकर कोरोना हमरे में ना आए, तो एकरा में कहीं नहीं सोचते हैं। यहां गैप कर दिए, नीचे हल्दी बो दीजिए, हल्दी चल गया नीचे, अमरूद आ गया ऊपर। साधाना ही है ना जमीन को, साधा लीजिए, हल्दी में बीमारी नहीं पड़ती है। ये हल्दी एकरो देख लेगा, ये हल्दी एकरो देख लेगा, बीमारी में तो लोग हल्दी पियाते हैं नहीं समझे। तो हमारे यहाँ किसान जो है ना, मतलब ईमानदार है, मेहनती है, सब कुछ है, एकदम साजिश करता नहीं है। खेती कैसे एकदम साजिश करके रुक बताते हैं यहाँ पे, ऐसे हो जैसा, नहीं समझ में आ गया। और जिसके पास पैसा है वो साइड में सोलर लगा दे, पैसा है तब, नहीं तो सोलर काफी कॉस्टली आता है यहाँ पर, समझे। तो होते हैं यहाँ पे तो वैरायटी, यही सब किसमें लाया गया था, हरित क्रांति। किसमें, हरित क्रांति।
तो बिहार तो पीछे रह गया हरित क्रांति में भी। हम लोग किसे पीछे रह गए हरित क्रांति में? आगे बढ़े, आप बता दीजिए इसका। हाँ, आप लोग को बता के क्या करेंगे? आप लोग जॉब लीजिए, वो क्लास आपके पिताजी दादाजी रहेंगे, वो लोग करेंगे, वो लोग उन लोग के लिए ज्यादा सही रहेगा। सब चीज का पीडीएफ फोटो के साथ, पेड़ से पेड़, लाइन से लाइन। बचपन में कौन सा पेड़ जानते क्या करेगा सब? लोग पेड़ों पे कीड़ा लग जाते हैं सब, तो जो फल को खाते हैं सब ना, वो ज्यादातर रेंग के चलते हैं। जो फल खाते हैं सब रेंग के चलते हैं, सब पत्तियां खाते हैं सब उड़ते हैं सब। सबका पहचान है यहाँ पे। तो जो पेड़ लगाते हैं लोग यहाँ पे, सपोज कीजिए कि अमरूद का पेड़ है, तो शुरुआत में तो डंठल होगा, बाद में ना इसे अमरूद निकलेगा यहाँ। तो एक ना गम आता है, लेई गोंद, वो सूखता नहीं है, उसे सुपर ग्लू कहेंगे, थोड़ा आता है वो गोंद, समझे? उसको क्या कीजिए, इस पे साट दीजिए। क्या कर दीजिए? साट दीजिए इस पे, हो गया काम खत्म। अब साइड में चूना छिड़क दीजिए। कैल्शियम की जरूरत होती है पेड़ पौधों को, और चूना कीटनाशक भी होता है। देखो तो चूना आने नहीं देगा, कौन आ गया चढ़ेगा पे तो सटले रह जाएगा। सटा दिया हमको, हम लोग का पेट नहीं है। सटा दो यार। कोई किसान में देखते हैं ना, कोई बदलाव लाने की कोशिश ही नहीं करता है किसान। जैसे हो रहा है खेती होने दो। दादा एगो अमरूद का पेड़ लगेले है, पापा खाए, फिर हम खा रहे, मोहल्लो खा रहा है वही में। हरित क्रांति समझ में आ गया? अब आते हैं कौन सी योजना? चौथी पंच। हालांकि हरित क्रांति में ये प्रथम हरित क्रांति थी। द्वितीय हरित क्रांति बहुत बाद में लाया गया था। इसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड चीजों को लाया गया। क्या लाया गया? तो प्रथम हरित क्रांति में क्या लाया गया? हाई यील्ड वेराइटी। और द्वितीय हरित क्रांति में जेनेटिकली मॉडिफाइड। जेनेटिकली मॉडिफाई मतलब करेला को वैज्ञानिक सब क्या कहते हैं, लंबा कर दिया सब। मूली को गुलाबी रंग का कर दिया सब, मतलब उस विचित्र कर दिया सब, उसका जीने बदल दिया सब। तो जीन मॉडिफिकेशन कौन सी हरित क्रांति? द्वितीय हरित। अब प्रथम हरित क्रांति में हाई यील्ड वेराइटी, हाई यील्ड वेराइटी। अब आते हैं कौन सी योजना? चौथी पंचवर्षीय योजना। कौन पंचवर्षीय योजना? चौथी पंचवर्षीय योजना 1969। कहां तक? 1974। 1974। अब देखिए ध्यान से, इहो चौपट हो गया। ये क्या हो गया? चौपट हो गया। चौपट कैसे हुआ? भीषण तबाही हो गया उड़ीसा में। बाढ़ और चक्रवात इतना भयानक आया कि पूरी दुनिया कवर कर रही थी हम लोग को। जैसे जापान ओपान में आता है कैसे, उस तरह भीषण तबाही आया। तो उस समय इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी ने इसरो को कहा कि भाई देखिए, हमको कुछ भी नहीं चाहिए, पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? टेक्नोलॉजी होना चाहिए। इसरो ने लगातार वहां से सैटेलाइट छोड़ा, और अब हम लोग किसी भी सुनामी को, किसी भी चक्रवात वगैरह को कई किलोमीटर पहले ही भांप लेते हैं कि ये आने वाला है। लेकिन चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था? एक तो उड़ीसा में भूकंप, भयानक तबाही आ गया। उसके बाद 1971, याद कीजिए, इसी के बीच में आएगा 1971। किससे युद्ध हो गया? बांग्लादेश। तो इसके चौपट होने के दो रीजन। पहला रीजन बोलिए, उड़ीसा। उड़ीसा का क्या चीज? चक्रवात। और दूसरा 1971 का वार, बांग्लादेश के साथ वार होने से पहले भारत में लगभग 20 लाख शरणार्थी चले आए। 20 लाख शरणार्थी चले, भाग आए सब बांग्लादेश से वहां पे, क्योंकि पाकिस्तान बांग्लादेशियों को मार रहा था, उसी का देश था। वो कह रहे थे हमको मारता क्यों है, तो गोली मारने लगा सब वहां पे। समझा गया कि नहीं आ गया? शरणार्थियों को गोली, तो शरणार्थी कहां आ गए? हाँ, भारत में चले आए सब। आप समझा गया? और भारत का अनाज खत्म हो गया। जो हरित क्रांति में अनाज आया था, उस शरणार्थी को खिया के क्या हो गया? खत्म हो गया। तो आप कहिएगा कि हम लोग शरणार्थी को लिए ही क्यों थे? क्या जरूरत थी शरणार्थियों को रखने का? तो यही बहाना था हम लोग को कि शरणार्थियों की समस्या को अगर पाकिस्तान नहीं संभालेगा तो हमें युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश के लिए ये खतरा है, हम इन्हें वापस भेजते हैं। और उन्हीं का बहाना लेके हम लोग हमला कर दिए। किस पे? पाकिस्तान पे। और पाकिस्तान का 2 भाग में बांट दिए, उसका इतिहास भी बदल दिए और भूगोल भी बदल दिए। समझ आ गया कि नहीं गया? तो उड़ीसा और ये क्या हो गया? युद्ध। तो ये दोनों क्या हो गया? चौपट हो गया। लेकिन इसमें हुआ क्या? लगातार कोई जगह देखिए, तीसरी से लेकर चौथी तक खाली युद्ध हो रहा है। इतना लगातार युद्ध होने के कारण देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, महंगाई बढ़ गई। इसमें परिवार नियोजन पे इतना जोर दे दिया गया, जबरदस्ती पकड़ पकड़ के किसी का नसबंदी ऑपरेशन कर दे रहा था।
इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगा दी यहां पर, जो उनके खिलाफ बोलने लगा तो इतना ज्यादा अत्याचार होने लगा, इतना ज्यादा कि लोग उब गए इंदिरा गांधी की सरकार से। और पहली बार भारत में आजादी के 20 साल बाद, आजादी के 30 साल, 47 में आजादी मिली, 47 से 57, 57 से 67, 67 से 77, लगभग 30 साल बाद पहली बार कांग्रेस की सरकार हटी थी। और सरकार में आए थे मोरारजी देसाई। कौन है? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने कहा कि ये क्या हो रहा है, पंचवर्षीय योजना, इसको खत्म करो, पंचवर्षीय योजना नहीं रहेगी, हमारे हिसाब से योजना बनाओ, हर साल की योजना बनाओ, रोलिंग प्लान। जब हाल है, देश को प्रयोगशाला बना के रख दिया। एक देश के लिए एक साल में आप क्या कर लीजिएगा जी? अरे 5 साल लगते हैं। अगर सपोज कीजिए कि सरकार ने कहा कि हम पुल बनाएंगे तो 1 साल में पुल बना देंगे आप, तो कम से कम लगना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? तो चौथी पंचवर्षीय योजना सक्सेस हुआ या गड़बड़ हो गया? हाँ, जुडिशरी क्लास में 3 लाख का फीस है, वो भी 1 टाइम एंड पेमेंट करना है। पिछले 2 साल से सोच रहे हैं लेने के लिए बट नहीं ले पा रहे हैं। जुडिशरी का भी क्लास स्टार्ट कर दीजिए, बहुत कृपा होती है आपकी। लिख लो जी, जुडिशरी क्लास। कितना फीस बताया? 3 लाख फीस यार। चलिए ठीक है, हो जाएगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। यहाँ उसमें क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट से बहुत सारे जज लोग रिटायर होते हैं, जाएंगे कि सर देश की सेवा बहुत की है, अब थोड़ा गरीबों की भी सेवा किया। 10 से बात करेंगे, 5 तो बहुत अच्छे निकलेंगे। हो गया जुडिशरी स्टार्ट। हमको क्या जाता है स्टार्ट करने। अब जाते हैं दिल्ली, यहां से अब जुडिशरी क्या करते हैं, अब सुप्रीम कोर्ट के वकील और सुप्रीम कोर्ट के जज से वो क्या चाहते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट से जज ले आए। पढ़ लोगे तो वहां से लेते आएंगे, अब पढ़ लेंगे लोग तो लेते आएंगे हम लोग वहां से, लेकिन उस लेवल का पढ़िए नहीं पाएगा, क्योंकि स्टूडेंट की पढ़ाई अलग होती है। आपको पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाना होता है और सुप्रीम कोर्ट वाले लोग का लेवल अलग होता है। तो हर टाइप के लोग रहेंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। इतना जल्दी और कौन सी चीज इसमें इतना सोचना क्या चीज है, करना है, मतलब करना है। हो गया, आगे बढ़े। तो 74 वाली योजना सफल रही या विफल हो गई? चौथी योजना भी क्या हो गई? विफल हो गई। 1974 से 59 से योजना अवकाश बोलिए 66 से 5वीं पंचवर्षीय योजना कब से आएगी? 74, 1978। ये 5 साल चल भी नहीं किया, क्योंकि इसी के दौरान इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई। जैसे 75 में उन्होंने इमरजेंसी लाया, उनकी सरकार गिर गई। सरकार गिरने के बाद कौन आया? मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई ने कहा कि पंचवर्षीय योजना को खत्म करो। पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना 5 साल की नहीं थी। कितने साल की थी? 4 साल। सोचिए ना, 5वें को 5 साल नहीं रहने दिया। अरे कम से कम 5वीं पंचवर्षीय योजना को तो 5 साल बिताना चाहिए। हाँ, सब 5 है। 5वीं वाला कौन है? 4 है। सोचिए कितना उटपटांग चीज है। तो मोरारजी देसाई ने क्या कर दिया? खत्म किया। कहा कि हर साल योजना बनेगी, रोलिंग करना है। क्या करना है? रोलिंग कर, हर साल योजना बन के रोलिंग होगा। देश में चुनाव हुआ तो जनता ने उन्हीं को रोल कर दिया कि चाहिए। आपसे खतरनाक भले तनी सा स्टिक थी, इंदिरा गांधी ठीक थी, ये कौन सी प्रयोगशाला बना दी है यहाँ पर? समझा गया? सरकार को थोड़ा सॉलिड रहना चाहिए वहां पे, लेकिन क्या है ना कि थोड़ा सा इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा के गलत कर दिया। लोकतंत्र का मतलब ये होता है हम आपका विरोध कर सकते हैं इमरजेंसी लगा के। इमरजेंसी में क्या होता था ना, डायरेक्ट पुलिस लेके चली जाती थी। मोदी जी से सीखना चाहिए, डायरेक्ट भेजने की क्या जरूरत है? कुछ ना कुछ गलती किया ही होगा, ईडी है, जांच उच करा लीजिए। नहीं समझे? तो होता है इस चीजों में। कोई भी गवर्नमेंट रहेगी ना कि कभी भी किसी को एकदम ऐसे नहीं समझ। देखिए गवर्नमेंट अगर सख्त ढीली पड़ जाएगी ना, कोनो गरियाने लगेगा। अभी एगो ना कोई किसी को गिरफ्तार करके पटना पुलिस ले, नीतीश कुमार को धमकी दे रहा था गोली मारने की। कोई बात है भाई? मुख्यमंत्री है, विरोध करना है विरोध करो ना। ये कुछ विरोध होता है कि गोली मार देंगे? अरे आपको कोई काम नहीं पसंद है मत कीजिए। जैसे कुछ लोगों को लगता है कि शराब दोबारा चालू होना चाहिए, वो कहते हैं कि दोबारा चालू होना चाहिए। हमारा मानना है कि शराब बंद रहना ही चाहिए। हम कहते हैं कि बंद रहना चाहिए।
अब किसी का लगता है कि कौन शराब छोड़ दो ना जी, अच्छी चीज नहीं है, शराब अच्छी चीज नहीं है। अब ये अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी है, इसका मतलब कौन चीज अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा रहेगा तो क्या मुजरा कराने लगेंगे हम लोग? हाँ, उस तरह से पैसा कमाने के लिए तो हर गली मोहल्ला पे मुजरा कराएंगे तो शराब से ज्यादा पैसा आने लगेगा उसमें, तो क्या देश चौपट कर देंगे? आप समझिए, शराब आदमी पीता है, जो पीता है वो दूसरे को लॉस पहुंचाता है, दूसरे को पहुंचा देता है कि नहीं? लेकिन बताइए, गाली गलौज पे उतर जाता है। सब नहीं करना चाहिए सरकार को। हाँ, अफगानिस्तान अफीम पे पूरा देश को, अर्थव्यवस्था को दाव पे लगा दिया हुआ, लेकिन बंद किया कि नहीं बंद किया? भारत में शराब और दहेज दोनों बंद रहना चाहिए, सरकार को इस पे कानून बनाना चाहिए। चलिए आगे का क्लास कल समझेगा लोग। 5वीं योजना 5 साल की नहीं थी, आप लोग बच गए, आज नहीं सुन पाए हम कल, लेकिन 6 से लेके 12 5 तक हम पहुंच गए। 6 से 12 कल हम पूछेंगे, और अगर आप नहीं बताएं तो इमरजेंसी लगाएंगे हम इसी क्लास में। जय हिंद, जय हिंद। आगे आगे पीछे साइड हो जाया करो लोग।